अच्छा, अब हमने लोगो कल नहीं लगाया था, जी। यहाँ पर लगाना था लोगो। स्क्रीन ठीक नज़र आ रही ना आज? यार थोड़ी सी धुंधली है लेकिन ठीक है। धुंधली होनी नहीं चाहिए इसमें ज़्यादा। कभी कभी होती है। इंडेक्स का पेज के ऊपर जाके हमने जगह रखी हुई है ये लोगो की। लोगो हम लगा किस में रहे हैं? लोगो हम लगा रहे हैं, ये हमें ख्याल रखना हेडर के अंदर लगे। इसका मतलब है कि इसको यहाँ पर होना चाहिए, नैव के, बल्कि लोगो हमारा लगेगा कंटेनर के अंदर, क्योंकि सर ये हमने इस कंटेनर भी नहीं, सर कंटेनर भी लगाया, कंटेनर भी नहीं लगा। कंटेनर के अंदर रखी चीज़ें। जी सर कंटेनर जिस तरह आपने वो कहा था ना कि इस पे इससे पहले लगाया यहाँ पे उसके अंदर हेडर नेविगेशन लगा, हेडर अंदर लगाना था ना। हेडर के अंदर लगाना था ताकि हेडर का कलर ना बाहर आ जाए, वरना हेडर का कलर यहाँ तक रहना था, यहाँ यहाँ वाइट हो जाना था साइडों से। ठीक है सर, इसको सीएसएस में जाके जो स्टाइल शीट है वहाँ पे इसको साइडों पे पिक्चर भी देंगे। ये देखो, नहीं कंटेनर के अंदर जाके विड्थ 1200 पिक्सल्स यानी मार्जिन ज़ीरो और ऑटो कर देना। ठीक है सर। ये दो काम करेंगे तो फिर ही बिल्कुल ठीक काम करेगा। ठीक है सर। अच्छा, ये नैब हो गई, कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर लोगो लगाना था, लोगो हम यहाँ पे लगाएंगे। दिव आईडी बनानी लोगो की, क्योंकि लोगो एक ही दफ़ा लगना है, बार बार लगता ही नहीं है। सर ये नेविगेशन के बाद लगा रहे हैं। नहीं, हाँ, नेविगेशन के तो बाद में ही है, लेकिन कोड हेडर लिखा हुआ हमें ऐसे ही लगता है कि बाद में, लेकिन ये इस साइड पर होगा, इस साइड पर, यहाँ पर हमारी ये होगी। बेशक हम इसको उठा के ऊपर भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं सर, ये मैं कह रहा हूँ कि हेडर के जो बॉडी उसके अंदर ही लिखेंगे लेकिन नेविगेशन के बाहर। नेविगेशन के पहले भी लगा दो, कोई मसला नहीं। अगर लॉजिकली देखो तो पहले यहाँ से लेफ़्ट साइड पे लोगो आना, फिर नेविगेशन आनी, तो पहले ही लोगो कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह पे ही आए। अब लोगों की डिप के अंदर हमने इमेज लगानी है। ऐसा सीरियल है, हमारा लोगो पड़ा हुआ है इमेज के फोल्डर के अंदर, लोगो डॉट जेपीजी ALT के अंदर। अब लोगो जो होता है हमेशा क्लिकेबल होता है। कैसे, क्यों क्लिकेबल होता है? ये देखो, ये साइड है। अब हम इसके अबाउट अस के पेज पे अगर चले जाते हैं, ठीक है, अब हम लोगो पे क्लिक करके भी वापस आ सकते हैं, होम पर क्लिक करके भी वापस आ सकते हैं, लेकिन हमने लोगो पे क्लिक किया, ये देखो, तो वापस होम पेज पे आ गया। मोस्टली साइट पे ऐसे ही होता है, तकरीबन हर साइट पे ये काम होता है। तो ये काम यहाँ पे भी करने के लिए हमें लोगों को भी क्लिकेबल रखना पड़ेगा, एंकर टैग के अंदर रख के। ये href लिंक देना है index.html, यानी होम पेज हमारा इंडेक्स ही है। लिंक के अंदर हमने उसी पेज का लिंक दे दिया। अब जब इमेज शो होगी तो काफ़ी बड़ी सारी होगी, बल्कि शो ही नहीं हुई। क्यों नहीं शो हुई, अब देख लेते हैं जाके। logo.png हमने .jpg दिया, एक्सटेंशन गलत थी, आ गई लेकिन इतनी बड़ी सारी आई है। अब लोगों की डिव के अंदर इमेज है, तो नेविगेशन से पहले पहले ये नैव, यहाँ पर हेडर के बाद लोगों की डिव, उसके अंदर इमेज का जो टैग है उस पर स्टार अप्लाई करना हमने, उसको विड्थ देनी है, उसे 50 पिक्सल्स दे के देखते हैं कि क्या बनता है। छोटी हो रही है 50, तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, 100 देनी है हमें।
तो ये बड़ी हो रही है। लेकिन एक मसला आ रहा है कि साइड वाला कंटेंट नीचे जाई जा रहा है। उसके लिए मार्जिन की भी नहीं, ये मसला ही कि डिप को लेफ़्ट फ्लोट करना है, लोगों के डिप को लेफ़्ट साइड पर रखना है हमने। फ्लोट लेफ़्ट करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। अब इंस्पेक्ट करके यहाँ से इसका साइज सेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसको बार बार चेंज करें। इंस्पेक्ट किया, इसके ऊपर लोगो इमेज ये 100 पिक्सल आ, इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। ये किस तरह पता चलेगा कि मार्जिन का मसला आ रहा है या उसका लेफ्ट राइट का मसला आ रहा है? ये जनरल सा एक इशू है, अक्सर आता है कि अगर मैं नहीं देते ना, ये देखो इसको अगर हटा दूँ मैं तो ये चीज़ नीचे जानी है। चेक करने के लिए हमने क्या करना है, जो मसला आ रहा है कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करके देखो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये देखो ये पूरे का पूरा हाईलाइट हुआ था ना अभी। इसका मतलब ये एक डिव है जो यहाँ तक जा रही, कोई चीज़ आ रही है यहाँ पर जो इसके नीचे कर रही है, क्या चीज़ है वो चेक करने के लिए इस पर क्लिक करें। उसके बाद ब्राउज़र पर जब हम दोबारा जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ तक इसने जगह ली हुई, किसने डिव हैश लोगो लिखा भी हुआ है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, आ रहा है नज़र ना, लोगों की डिव ने वहाँ तक जगह ली हुई है। अगर हम फ्लोट की जगह मार्जिन जाते हैं उससे ये अभी देख लेते हैं करके, मार्जिन 0 अगर हम करें इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने जगह ली हुई, हमने उसे फ्लोट लेफ़्ट करना है, यानी लेफ़्ट साइड पर रखना है बस, यानी पूरी की पूरी डिव को लेफ़्ट रखना है, राइट पे वो कुछ ना हो। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो वापस हो जाएगा। ये चीज़ स्लॉट से ही ख़त्म होगी, इस तरह नहीं ख़त्म होगी, ये मार्जिन का मसला था नहीं। आप देखोगे इस पे लेके जाओगे तो सिर्फ ये जो डिव है इमेज है, क्योंकि लोगों की डिव है, ये देखो बस इतनी ही जगह ले रही है, एक्स्ट्रा ले ही नहीं रही। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ये इंक्रीज़ करके लोगों को यहाँ तक करते हैं, बस इतना 133 पिक्सल्स, और ये 133 हमारा लोगो भी लग गया, क्लिकेबल भी है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज जो है होम अबाउट अस का बनेगा। यही होम है, होम पेज तो इतना ही है, जो वेबसाइट खुलेगी पहला पेज यही होगा ना, जहाँ पर पता लगेगा कि टोटल डोनर्स हमारे पास कितने हैं। ये तो अभी खुद से हमने लिखे हैं, ये लिखे हुए आ रहे होंगे जितने यूज़र रजिस्टर खुद होंगे इसके ऊपर। फिर लॉगिन करने की ऑप्शन होगी, यहाँ से रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाने की यहीं से ऑप्शन है, सर्च करना ब्लड यहाँ से, कॉन्टैक्ट पे जाना है, अबाउट पे जाना है, वेब मतलब प्रोजेक्ट के बारे में जानना है वेबसाइट के, तो यहाँ से जाएंगे। और कोई हमें एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे चाहिए ही नहीं, इस वजह से हमने इस तरह ही रखना है इसको। अब हम वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमने बनानी है वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, जहाँ से कोई भी बंदा आके अपना अकाउंट बना सकता है, अपने रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब इस पर क्लिक करेंगे ये प्रोजेक्ट जो बना, ये देखो क्या है, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर लिखा है कि अपना फर्स्ट नेम लिखो, इसके अंदर ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो, तो जेंडर सेलेक्ट करो, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
पासवर्ड बताते हैं और सबमिट करते हैं तो हमारा अकाउंट बन जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या, पहले तो इनके बारे में आज बताऊंगा। बनाना तो हम शायद नेक्स्ट क्लास में शुरू करें कि ये फॉर्म किस तरह से बनते हैं। अब हम नेट पे अगर सर्च करें फॉर्म्स होते किस लिए हैं, इनका फ़ायदा क्या है, ये डाटा कलेक्ट करने के लिए होते हैं। यूज़र से डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके डाटाबेस में स्टोर करवाते हैं और लॉगिन होने के भी काम आते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम आते हैं। इसी के ज़रिए वेबसाइट के अंदर किसी एप्लीकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट योरसेल्फ पे जाते हैं। सर ये PHP है। नहीं, ये अभी HTML या HTML के अंदर ही फॉर्म बनते हैं, लेकिन इनसे डाटा कलेक्ट वो किसी PHP या किसी भी लैंग्वेज के साथ ही कलेक्ट होता है डाटा। जैसे ये बने हुए ना फॉर्म्स, तो इसका जो डाटा कलेक्ट होता है यूनी के थ्रू होता है। आज से फॉर्म बनाना है। आज मैं इनपुट फील्ड्स समझाऊंगा होती क्या हैं, बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इनपुट फील्ड पहले बना लेते हैं, बना के देखते हैं। इस पेज को हम बंद कर देते हैं। इसी के अंदर दूसरा पेज था जिसका हम काम करते थे, वो था इंडेक्स 0, शायद ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। फॉर्म्स होते क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है, ये डाटा कलेक्ट करने के एक तो काम आते हैं। एक नया पेज बनेगा इसका। हाँ, ये तो एग्जांपल के लिए मैं पेज पे आया हूँ ना। खाली पेजेस पे हम सिर्फ फॉर्म्स देखने हैं आज के होते क्या हैं, उनको लगा के देखनी है, उनकी टाइप्स देखनी है, किस किस टाइप्स के फॉर्म है। जैसे ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये कुछ टेक्स्ट लिखा जा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर मोबाइल नंबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है अभी। तो ये रेडियो बटन्स लगे हुए सिलेक्शन वाले। यहाँ पे डेट का कैलेंडर लगा हुआ है, जो अभी हम डेट सेलेक्ट करते हैं वो डेट यहाँ सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखे जा रहे हैं। ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बनानी है। फिर उन्हें टाइप देनी है डाटा की कि किस चीज़ में क्या चीज़ लिखी जा सकती है। मतलब अगर कोई चीज़ है जिस तरह मोबाइल नंबर है उसमें टेक्स्ट ना लिखा जाए और जहाँ पे नाम है वहाँ पे डिजिट्स ना लिखे जाए। हाँ नहीं, इनकी टाइप्स होती हैं, वो खुद ही सेट हो जाता है, उससे फिर हमें मसला नहीं होता। हम इनकी ये इनपुट टाइप्स होती हैं, मैं अभी वही बताने लगा हूँ। स्टेटस जिस तरह इसमें दिया हुआ ये खुद से हमने फिल किया करना है। ये अभी इस पेज पे आते हैं। एक टैग होता है फॉर्म का, /form। फॉर्म के टैग के अंदर हम लिखते हैं सारे का सारा, तो जितने भी हमने इनपुट फील्ड्स बनानी होती हैं ना। मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। इनको हम इनपुट फील्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनसे डाटा इनपुट होता है। हम डाटा इसमें लिखते हैं, वो इनपुट कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन के अंदर चला जाता है, स्टोर हो जाता है। इसलिए इनपुट फील्ड्स होती हैं, फॉर्म के अंदर आती हैं इनपुट फील्ड्स। फॉर्म होगा, फॉर्म का टैग जिससे फॉर्म से शुरू होगा, फॉर्म से क्लोज हो जाएगा। जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं जिनसे डाटा हमने एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करवाना होता है, उसको फॉर्म के अंदर ही रखते हैं। फॉर्म टैग से बाहर नहीं होता वो। और फॉर्म के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हेलो,
फॉर्म्स के अंदर जो फील्ड्स हैं उनको हम इनपुट फील्ड्स बोलते हैं, जैसे ये नज़र आ रही हैं। इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिनमें टेक्स्ट भी लिखा जाता है, सारा कुछ होता है। कुछ ऐसे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिनमें सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जिनमें सिर्फ डेट ही एंटर होती है, जैसे ये डेट, इसमें कैलेंडर भी आ रहा है। कुछ ड्रॉप डाउन्स होती हैं, जैसे ये ड्रॉप डाउन है, इसे सेलेक्ट लिस्ट बोलते हैं। रेडियो बटन्स होते हैं, टेक्स्ट एरिया होते हैं, तो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, वो यहाँ पे नहीं हमें भी शो हो रहा। कॉन्टैक्टर्स के अंदर जाते हैं, वो यहाँ पे होगा। इसे टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, या ये मैसेज लिखने की जगह है जिसके अंदर उसको बड़ा भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैसेज इसके अंदर लिख सकते हैं। तो आज हमने ये बनाने हैं। तो सबसे पहला टैग जो है वो फॉर्म का टैग है। फॉर्म के टैग के अंदर ही सारे बनते हैं, और फ़िलहाल इसके कुछ और मेथड भी होते हैं। फॉर्म के टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन अभी उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं। जब हम उनको डायनामिक करेंगे, इसे डाटा कलेक्ट करने लगेंगे, तो फिर हम इसके अंदर वो चीज़ें करेंगे। फ़िलहाल हम पहले इनपुट फील्ड से पहले डिज़ाइन करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट लिखते हैं, इनपुट, फिर उसके बाद उसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स। यहाँ पर ये उसे हमने बताना होता है कि इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। हम इसे बता रहे हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी। फिर उसको नेम, उसका नाम भी हम रखते हैं। नाम रखना ज़रूरी इसलिए होता है कि इसी नाम के ज़रिए हम इससे डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर हम इसे नाम नहीं देते तो फिर हम इसे डाटा नहीं ले सकते। जैसे मैं ये नेम के लिए फील्ड बना रहा हूँ, तो मैं इसका नाम भी नेम रखती हूँ। और ये इनपुट फील्ड इसी तरह ही क्लोज हो जाती है, इसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब हम इसे चेक करते हैं, तो ये देखो ये एक बॉक्स बन गया है, आ रहा है नज़र। इसमें हम लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साइड से ना स्पेस देते हैं ऊपर से, और फॉर्म को ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन पेज हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्म का तो अब टैग ही है ना, उसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मार्जिन साइड पे हो गया। अब हमें नज़र तो ठीक आएगा कम से कम। और नेम शो हो रहा, क्या नहीं शो हो रहा, नेम वो शो होना भी नहीं है। ये नेम इसका नाम रखा है हमने। इसका एक और एट्रीब्यूट होता है, उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, इसके अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो वहाँ पे लिखी हुई आती है। जैसे मैं कहता हूँ नेम हेयर, या मैं कहता हूँ कि राइट नेम हेयर। अब लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये जैसे ही इसके अंदर कुछ लिखना शुरू करते हैं, खुद ही गायब हो जाता है। तो वापस कर आते हैं, साइड पे जो लिखा हुआ था फर्स्ट, हाँ वो अभी लिखते हैं। वो आता है लेबल से। हर इनपुट फील्ड के साथ हमें एक लेबल लगाना पड़ता है। उसे लेबल का टैग भी होता है, लेबल / लेबल। ये देखो, इसके अंदर हम लिखेंगे नेम, तो लेबल लग जाएगा इसके साथ। नज़र आया? तो ये लेबल टैग के साथ होगा, उसके बगैर नहीं ये होगा। और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नाम उसका अंदर नेम लिख रहे हैं। प्लेस होल्डर के अंदर वो चीज़ लिखते हैं जो कि हम ये यूज़र को हम एक किस्म का गाइड करने के लिए लिखते हैं कि इसके अंदर करना क्या है। जैसे हम बता रहे हैं कि इसके अंदर नाम लिखना है। नेम जो लाजमी है,
कि आपने नेम दिया है ना, वहाँ पे नेम का नेम ही दे दिया, वो देना लाजमी है। ये चीज़ नहीं नहीं, ये जो बॉक्स के अंदर है नहीं, ये लाजमी है। ये जो नेम लिखा हुआ है, हाँ ये देना लाजमी है। हाँ, नेम, ये नेम के अंदर प्लेस होल्डर की जो फील्ड है, प्लेस होल्डर से पहले वाला। ये वाला सर ये जो सर वो मैं रिमूव करता हूँ। अब बताओ, कोड जो हट गया वो सर, वाला, नो सर वो No, no. कोड के खोले एक मिनट। ये वाला नेम है। जी सर जी, यही जी, वाला जी, है। जी। हाँ, ये लाजमी है। ये हर फील्ड का एक नाम रखना है हमने, जिसमें इसमें नाम लिखने के लिए फील्ड है, इसका नाम नेम रखा है। ये अभी तो हमें हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसे डाटा कलेक्ट करेंगे ना, अब इसके अंदर जो डाटा लिखा है, जब सबमिट का बटन प्रेस होगा तो डाटा हमारे पास आके स्टोर होगा, तो वो इसी नाम से आएगा। उसे सिस्टम का तो पता किस तरह चलेगा कि किस फील्ड से डाटा आ रहा है, उसको इसी फील्ड से पता लगेगा कि नेम वाली फील्ड ये वाली है, जो भी हम यहाँ पे नाम रखते हैं, इसलिए ये देने ज़रूरी होते हैं। सर ये बीआर का कोड आप टैग लगाया, ये किस लिए यूज हुआ? ये ऊपर से स्पेस देने के लिए मैं लगाया था, अगर मैं हटा देता हूँ ऊपर चला गया बिल्कुल। ये मैं दोबारा दे दिया, ये ऊपर से थोड़ी स्पेस देने के लिए लगाया। ठीक है, अब ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया हमने, इसमें नेम लिखा जाता है। सही है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स और लगाते हैं हम। नेम के बाद हम ईमेल लेना चाहते हैं। सारी फील्ड इसी तरह ही होगी। ईमेल हम इसके अंदर लिखेंगे टाइप, लेकिन इसकी टेक्स्ट नहीं होगी, ईमेल होगी। ठीक है, इसकी टाइप ईमेल होगी। और इसका नाम भी ईमेल होगा। ये इसमें चेंजिंग हमने करनी है। ये इसके सामने आ गई, लेकिन हम उसको अगले लाइन में लेके जाना चाहते हैं, तो हम BR का टैग यहाँ पे भी लगा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, एक और लगा देते हैं, तो स्पेस आ गई। अगर नेक्स्ट लाइन पे ना लेके जाना हो, दूसरी साइड पे लेके जाना हो, तो सर, फिर ये उधर ही रहने पैराग्राफ- देते हैं। पैराग्राफ पे टैग से नहीं हो सकता, लाइन ब्रेक हम कर रहे हैं, पैराग्राफ पे टैग लगा लो उससे। नहीं, हम पैराग्राफ पे टैग के अंदर नहीं इनको रखेंगे। हम इनको रखते होते हैं टेबल्स के अंदर, रोज़ के कॉलम्स के अंदर रखते होते हैं, लेकिन अभी वो टेबल हमने बनाने नहीं शुरू किए, ना मैंने बताए, इस वजह से उसमें नहीं रखा। ये जिस तरह ये फॉर्म बना देख रहे हो, ये वाला भी टेबल्स में नहीं बना हुआ, लेकिन जो प्रोफेशनल सही तरीका है वो ये देखो, ये भी कॉलम्स के अंदर बनेंगे। या जो RM की साइट खुली हुई थी, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन पे जाके देखिए, ये है ना, जितने भी फॉर्म्स बने हैं, ये हमारे पास एक टेबल कॉलम्स है, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। हर कॉलम के अंदर, इस कॉलम में ये डाटा, इसमें ये नेक्स्ट रो के अंदर फिर एक कॉलम, फिर कॉलम, ताकि बिल्कुल सही तरह से लाइन होती है, इक्वली स्पेसेस होती हैं, बुरा नहीं लगता। जब हम टेबल वगैरह जब बताऊंगा तो फिर ये उसके अंदर हम फॉर्म डिज़ाइन जब सही तरह करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं। सर अगर इसे इस तरह आगे इस तरह आपने लिस्ट में लगाया ना, कॉलम में, अगर रो में लगाना हो तो रो में लगाना हो तो फिर इसको रहने देते, इसको भी रहने देते, तो इसके आगे आ जाना था। सर ये स्पेस नहीं ना है। फिर इनमें स्पेस हमें खुद देनी पड़नी है। जैसे मैंने फॉर्म का टैग है, यहाँ पे इसको अप्लाई करना पड़ना है। फॉर्म के टैग के बाद इनपुट फील्ड्स हैं उसके अंदर, उनको मार्जिन लेफ़्ट देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल लेफ़्ट मार्जिन दे देते हैं। फॉर्म की फील्ड में जो इनपुट फील्ड्स हम बना रहे हैं उनको, और लेबल भी, लेबल को और इनपुट फील्ड को लेफ़्ट से मार्जिन हमें देना है। तो अब क्या होगा, नई स्टाइल अप्लाई हुआ। अच्छा, इनपुट और लेबल, फॉर्म के अंदर इनपुट, फॉर्म के अंदर इनपुट, इस तरह से नहीं अप्लाई हो रहा तो पैडिंग दे के देख लेते हैं। फिर एक और काम करते हैं, फिर हम इनको आईडीज़ देनी पड़ेगी।
आईडी देनी पड़ेगी, इसका नाम रख देते हैं मार्जिन। बल्कि इसका नाम उसको क्लास देंगे हम, क्योंकि हमें रिपीट करनी है। मार्जिन के स्पेलिंग क्या होता है? मैंने खुद ही रखे हैं इसमें, क्योंकि वो मार्जिन तो उसका अपना वर्ड भी है ना, वो वर्ड नहीं यूज़ करना हमने। मार्जिन हम इसको देंगे अब लेफ़्ट 20 पिक्सल्स। अब अप्लाई हो रहा है। अब हमने जिसको लेफ़्ट से मार्जिन देना है ना, उस पर मैंने अप्लाई करना है। मैं क्लास यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इस पर मैं नहीं देना चाहता, मैं इस पर देना चाहता हूँ। मैंने वहाँ ये क्लास देते जाना। मैंने क्लास इसको भी दे दी, क्लास इसको भी दे दी। इनमें स्पेस आ रही यहाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे स्पेस, अब जितनी ज़्यादा देनी है उतना इसको 30 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन हमने अभी फ़िलहाल नीचे लाइन नीचे ही लेके आना है, बल्कि इसको रहने देते हैं ऊपर। नेक्स्ट हम नीचे बना देते हैं। अभी ये बन गया है। इसमें से हम क्लास मार्जिन के हटा देते हैं। ईमेल वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर अभी तो हमें नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है इसमें। जब हम बटन लगाएंगे सबमिट का तो फिर हमें पता लगेगा। बल्कि बटन भी पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर ही आगे साथ साथ चलते रहते हैं। एक बटन लगाने के लिए भी इनपुट फील्ड से बटन बनता है। ये देखो इनपुट, लेकिन टाइप उसकी टेक्स्ट की जगह पे सबमिट होती है। अगर हम बटन बनाना चाहते हैं ना, उसकी टाइप सबमिट अगर करेंगे तो बटन बन जाएगा। फिर उसमें होती है वैल्यू। बटन के ऊपर जो लिखा हुआ हो वो उससे वैल्यू के अंदर जो लिखेंगे वही लिखा आ जाएगा। लेकिन मैं जैसे कहता हूँ सेंड लिखा तो इसके ऊपर लिखा हुआ सेंड आ जाएगा। नेम इसका क्या है कि सबमिट बटन है ये। इसका नाम ने रख दिया सबमिट बटन। वो देखो बटन बन गया। एक फील्ड और एक्स्ट्रा कॉपी हो गई है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। बटन नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, इसलिए BR का टैग 2 दफ़ा लगा देते हैं। सेंड का बटन हम जब प्रेस करते हैं तो जैसे इसमें ईमेल लिखी है तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे ईमेल लिखूँगा तो ये एरर दे देगा कि प्लीज़ इंक्लूड @ और इनपुट की आपकी जो उसका कहने का मतलब है कि आपने गलत तरीके से ईमेल लिखी है। ईमेल ऐसे नहीं होती। वो ये क्यों बता रहा है हमें? आप कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसकी टाइप ईमेल रखी है। ये देखो ना, इसमें जो डाटा आएगा वो ईमेल ही होगी सिर्फ, कोई और डाटा नहीं इसमें आ सकता। इसकी टाइप ईमेल है, इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट आ सकता है किसी भी किस्म का। इसकी टाइप सबमिट है, इसका मतलब है कि सबमिट करने के लिए ये फील्ड बनानी है और ये फिर बटन ही हो सकता है। ये सबमिट लिखने से बटन बन जाएगा। हाँ, सबमिट लिखने से बटन खुद ब खुद बन जाएगा। वैल्यू में जो चीज़ लिखेंगे उसके ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। ये सिर्फ ईमेल के लिए या वैसे भी बटन बनाने के लिए सबमिट ही लिखना पड़ता है? बटन बनाने के लिए सबमिट ही लिखना पड़ता है, सबमिट का बटन ही होता है। ठीक है। उसके अलावा ये वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये वैल्यू अगर हम किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर लिखें, जैसे इसके अंदर अगर हम वैल्यू के अंदर अपना नाम लिख देते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो ये खुद ब खुद लिखा हुआ यहाँ पे भी आ जाएगा। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जब उसको ख़त्म करेंगे तो फिर कोई चीज़ लिख सकते हैं। जैसे फिर रिफ़्रेश होगा अपने आप इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो वैल्यू के ज़रिए आता है। फ़िलहाल हमें इसमें वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू तो हमने लेनी है, खुद नहीं देनी। गायब हो गया। नेक्स्ट हमने जो चीज़ लगानी है वो हमने लगानी है, अब हमने ईमेल भी लगा ली, हमने नेम भी लगा लिया, नंबर की हमने फील्ड लगानी है जिसमें सिर्फ नंबर एंटर हो सकें, कोई टेक्स्ट ना एंटर हो।
तो वो अब किस तरह हम एज पूछते हैं, हम एज की फील्ड लगा देते हैं और एज पता है नंबर्स में होती है, टेक्स्ट में तो हो नहीं सकती, तो हमने इसकी टाइप नंबर रखनी है। ठीक है, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये देखो अब ये नंबर वाली फील्ड के अंदर हम अगर लिखना भी चाहते हैं ना कोई ABC वगैरह, तो टाइप जितना मर्जी बटन प्रेस करो इसमें नहीं लिखी जाती। कैलेंडर खुद का खुद ही ऐड हो जाएगा ये जो साइड पे हाँ है। कैलेंडर वो भी मैं ऐड करता हूँ। इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें अगर नंबर लिखते हैं खुद लिखे जाते हैं, और एक इसमें ये चीज़ भी आ रही है देखो, जब इसको प्रेस करते हैं तो अपने आप काउंट भी होते हैं। ये टाइप में है पहले से ही बाय हाँ, ये डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें खुद से है टाइप। अगर हम इसकी नंबर रखेंगे, इसी तरह हम एक चीज़ और है, अगर हम कैलेंडर लगाना है, हमने डेट की फील्ड डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कहते हैं फील्ड बनाना चाहते हैं DOB, तो यहाँ पे हम कहते हैं डेट, अगर इसकी टाइप रख देते हैं ना तो प्लेस होल्डर इसमें नहीं होता, तो क्या होता है कि ये देखो ये आ गया, उसके बाद यहाँ पर ये एरो का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा नीचे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ही है कैलेंडर है, पहले नहीं होता था, ये बाद में उन्होंने इसको प्री डिफाइंड बना दिया हुआ है। किसी ब्राउज़र में नहीं भी सपोर्ट करता, मोज़िला में नहीं ये खुलता। ठीक है। ये हम खुद भी बना के लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बना बनाया भी है। ठीक है, अभी कैलेंडर भी इसमें बनता है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये नेम की फील्ड है, और ये ईमेल की फील्ड है, और ये बटन की फील्ड है। फिर एक चीज़ और होती है, लिस्ट होती है, देखी होगी जैसे ये है, इस तरह एक लिस्ट होती है जो नीचे को खुलती है, सेलेक्ट करते हैं उसमें हमने वैल्यू, बल्कि लिस्ट और रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस भी अभी 3-4 चीज़ें और हैं, वो बल्कि हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी हो जानी है ऐसे। इसका भी हमें पता करना है। हाँ, और लाइट भी ऑफ होने वाली इसलिए। इसकी समझ आई है ना आप? जी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं डाटा एंट्री करने के लिए। ये बहुत, जैसे ये हमने ये तो वेबसाइट बना रहे हैं ना, जी जी। अब ये एक सॉफ्टवेयर भी बनते हैं जितने भी ब्राउज़र पे जो ओपन होते हैं, और आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशन ब्राउज़र बेस्ड ही होती हैं। ये जिस तरह ये वेबसाइट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। इस तरह ये ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे होते हैं सब। हाँ, ये सॉफ्टवेयर है पूरे का पूरा, इसमें जितने भी ये देखो डिज़ाइनिंग भी हुई है, जिसमें प्रोडक्ट ऐड होना है, ये जिसका सेल डालनी हो हमने, ये हम सेल डालने गए, ये देखो ये इनपुट फील्ड लगी हुई है, सेल्स टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बटन लगा हुआ है, उसके बाद ये सारी फील्ड्स आ गई। ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, डिसेबल की हुई हैं, ये भी मैं बताऊंगा ये कैसे होती हैं। इनमें ऑटोमेटिकली वैल्यू आ रही है और ये चेंज भी नहीं हो रही। ये लिस्ट लगी हुई है, तो फिर बनाया हुआ आपने, ऑनलाइन है? ये ऑनलाइन चल रहा है। सर इसमें जो डाटा वगैरह हम रखते हैं वो मतलब कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकेगा? नहीं, अगर कोई हम और सिक्योर रखेंगे तो फिर नहीं एक्सेस कर सकेगा। तो ये ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं? ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा ऑनलाइन ही चलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का फ़ायदा जहाँ मर्जी खोल के हम इसको असेस कर सकते हैं। वरना मतलब 10 कंप्यूटर हमारे पास है, 10 कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और कोई ख़राब हो गया तो सारा घुस गया। ये भी HTML और CSS के साथ ही बना हुआ है? हाँ, ये HTML CSS के साथ ही बना हुआ है। ये फ्रंट एंड ये डिज़ाइन है फॉर्म,
बाकी इसके पीछे प्रोग्रामिंग भी हुई है जहाँ से डाटा आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो रहा है। उसमें सर PHP भी रही है। इसमें PHP भी है, इसमें HTML CSS भी है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी है। ये देखो ना, जब मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसमें से वैल्यू उठा के ले आता है कि इसकी प्राइस इतनी है। ये शेज़वान जूस है 17 रुपये का। फिर अगर मैं कहता हूँ 3 मैंने लेना चाहता हूँ तो ये टोटल खुद ही कर देता है कि 51 रुपये बनेंगे आपके। डिस्काउंट में मैं 1 रुपये से डिस्काउंट दे देता हूँ तो खुद ही 50 रुपये हो जाते हैं। पेमेंट में 40 रुपये, अगर 30 रुपये करता है तो रिमेनिंग में 20 रुपये खुद ही आ जाता है लिखा हुआ कि 20 रुपये देने हैं बस उसने। तो ये कैलकुलेट खुद ब खुद जो हो रही जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। ये चीज़ें जब प्रोग्रामिंग के अंदर आती हैं। इसमें ही आगे वो लगेगा, प्रिंटिंग का भी लगेगा, जो है फोल्डर होता है जिससे बिल प्रिंट हो जाता है। हाँ, वो आगे जाके प्रिंट हो, जैसे मैं अभी सेव करूँगा, सेल सेव होगी, मतलब सेल मैंने ऐड कर दी। अब मैं जाके हिस्ट्री में चेक करूँगा, सेल इसमें ऐड हुई मुझे नज़र आने लग जाएगी। ये वो टीम है जिस टीम के मैंने ऐड की है। और ये देखो मैंने अभी नई सेल ऐड की थी, ये वाली शेज़वान जूस की 17 रुपये का 3 थे उसने लिए, 50 रुपये उसके बने, 20 उसके रिमेनिंग रह गए, 30 रुपये उसने पेमेंट की थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इसी तरह ही बनते हैं, इसीलिए मैं इनपुट फील्ड बता रहा हूँ, बड़ी काम की हैं, ये ज़रूरी है। देखो सर्च में भी एक लगी हुई है, तो इनको अब अच्छी तरह से देखना। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। इसे डाउनलोड